बच्चों, आज आप लोगों का बिहार बोर्ड बायोलॉजी का पेपर हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्टिव का डिटेल सॉल्यूशन अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ी सी देरी हो गई है, क्लासेस ले रहा था मैं 11th वालों का, थोड़ा लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। दोनों मीडियम के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेम रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इनमें से 35 का ही आंसर करना है, ठीक है ना। अब क्या है, एक बात समझिएगा पहले। कुछ बच्चे जो है वो मायूस थे, जो जिन बच्चों ने मेरे से क्लास लिया है, कुछ बच्चे मायूस थे मुझे लगा। तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि एक काम करना है, मैं एक एक करके सब आंसर करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आपको थोड़ा मैच करना है, आपको गिनना है नहीं कि कितना क्वेश्चन आपका किया हुआ है क्लास में। ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ, किसका मेजर पॉल्यूटेंट है जरा बताना तो। एयर, याद करना। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है। चलिए एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो पहले से टिक किया हुआ है, किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो हम लोग ब्लू कलर से कर रहे हैं अभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, जरा देखना तो। डीडीटी, मरकरी, बोथ ए एंड बी, SO2। क्लियर कट आपको पढ़ाया गया है, डीडीटी भी बायोमैग्निफिकेशन करता है, और दूसरा क्या है बताओ तो, मरकरी भी करता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए सी, ए एंड बी। क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से क्या होता है बताओ। ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस या जीन म्यूटेशन। क्लियर कट आंसर क्या होगा बताओ। क्लियर कट आंसर होगा जीन म्यूटेशन। आंसर हमारा होगा जीन म्यूटेशन, तो आंसर डी लगा लेंगे इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हीरोइन है, हीरोइन याद है ना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये तो साफ साफ आपको पढ़ाया गया था कि हीरोइन क्या होता है बताओ। हीरोइन होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो हम लोग लिख लेंगे, इसका आंसर लगा लेंगे सी, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मिलाते चलना, खुद से देखते चलना, ये एक पेज पर नोट कर लेना और अपना मैच करना। क्लियर है। सबका अलग अलग सेट होगा, तो ध्यान रखना है, अपना अपना सेट जो है अपने हिसाब से मैच करना है। चलिए, डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। बोथ डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ सुगर्स कॉल्ड। बोलो कौन से शुगर हैं ये, याद है आपको, दोनों के दोनों पेंटोज शुगर हैं। ये दोनों के दोनों कौन से शुगर हैं, ये दोनों के दोनों पेंटोज शुगर है। नहीं, डिऑक्सीराइबोज और राइबोज ये कौन से शुगर हैं, पेंटोज शुगर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 निकलते हैं हम लोग, देखते जाते हैं। देखना जरा सा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप लोगों को नहीं कराया है। देखिए जरा सा, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना। डीएनए अरेंजमेंट को हम देख सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डीएनए के एक विगलन टुकड़े को 82 to 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब, लिख रहा है इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 82 डिग्री सी टू 90 डिग्री सी, तो क्या होता है याद करो। ये डीएनए के एक टुकड़े को या डीएनए को जब आप हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका अनक्वाइलिंग होता है, उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नहीं, डीएनए के एक टुकड़े को जब आप हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स का अनक्वाइलिंग होगा और वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण, क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग, याद है क्वांटिटेटिव ट्रेट, ये तो क्वेश्चन आपको कराया गया था इधर ही। क्वांटिटेटिव ट्रेट में क्या हो जाएगा बताओ, क्वांटिटेटिव ट्रेट में हो जाएगा स्किन कलर, नहीं त्वचा का रंग, क्वांटिटेटिव ट्रेट में हो जाएगा स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के विभिन्न रूपों को याद करिए क्या कहते हैं, इसको एलील कहते हैं हम लोग। एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है, ठीक है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना जरा सा, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागे में, बच्चा लगाया है अल्बुमिन, गलत आंसर है। रेशम के धागे में प्रोटीन कौन सा होगा बताओ, रेशम के धागे में प्रोटीन होता है फाइब्रोइन, नहीं सॉरी यहां पे है ए, फाइब्रोइन नहीं, यहां पे हम लोग हिंदी वाला देख रहे थे तो फाइब्रोइन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, लाइसिन युक्त शक्ति रैटन लिखा है, रतन, शक्ति रतन और प्रोटीना किसका वैरायटी है, किसकी किस्में है ये, शक्ति रतन और प्रोटीना, आपको याद आ रहा है ये मेज की वैरायटीज हैं, मक्का के एक है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, ये तो किया हुआ है ना। चलो देखते जाना अपना, आप अगर मेहनत ठीक से नहीं करेंगे, आप अगर मेहनत ठीक से नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपको मेहनत करना होगा, आज से अभी से भी सीख सकते हैं, ठीक है, कि मेहनत करना होता है ईमानदारी से। जब पूरे साल मेहनत करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस। अब देखो ये थोड़ा सा ना अलग टाइप से इसका ऑप्शन बनाया है, आपको परेशान करने के लिए ऑप्शन बनाया है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। याद करो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से में क्या बनता है, पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया निर्माण द्वारा, याद है ना, कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा। अब क्या है देखो जरा सा, इसमें आंसर दिया है माइटोस्पोर्स, जूस्पोर्स, मियोस्पोर, ए एंड सी। अब जरा सोच के देखो, पेनिसिलियम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास से बनता है तो बी होगा नहीं, मियोस्पोर मियोसिस से बनेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है। तो जो स्पोर बनाएगा पेनिसिलियम, वो कौन से स्पोर बनाएगा, खुद ही सोच के बताइए। माइटोसिस द्वारा अगर कोई स्पोर बनेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, माइटोस्पोर कहेंगे कि मियोस्पोर कहेंगे। देखो बी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है, आप क्या कहेंगे इसको, आप कहेंगे माइटोस्पोर, नहीं आप कहेंगे इसको माइटोस्पोर। तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ना बाबू अपने इंटेलिजेंस से आंसर तक पहुंचना पड़ता है, सब कुछ रेडीमेड नहीं बनता है, बात समझ आ रहा है, सब कुछ रेडीमेड नहीं मिलता है, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग जो दिया है ना ईश्वर, उसका उपयोग करना होता है। चलो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आंतरिक निषेचन होता है शार्क में, याद है। ये जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है, इसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपने गैमेट को जल में छोड़ देते हैं, वाटर में, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। शार्क में फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएशन याद करो, अब देखो हम लोग पढ़े हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण भी वेरिएशन होता है, याद है ना। मियोसिस डिवीजन लिखा हुआ है, माइटोसिस से तो होता ही नहीं है, मियोसिस डिवीजन लिखा हुआ है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के चलते वेरिएशन होता है, ये भी पढ़े हुए हैं। फर्टिलाइजेशन याद करिए, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, ये भी पढ़े हुए हैं। यहां पे हमको आप आंसर क्या लेना चाहिए, हो गया कंफ्यूजन, इसमें दे दिया म्यूटेशन, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन। यहां पे जो लिखा है ना मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, इसको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए था कि वेरिएशन का कौन सा सोर्स नहीं है,
तो माइटोसिस हम लोग आसानी से छांट के निकाल देते नहीं। ये क्वेश्चन कर दिया वैसे कौन सा सोर्स है, तो इसमें आप म्यूटेशन पे जाएंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा आप जाएं फर्टिलाइजेशन पर, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वहां पे उसके कारण से क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है ना। चलिए म्यूटेशन भी कुछ लोग आंसर लगाएंगे, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा डाउट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। याद करो, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय विच एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है, इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियेजेज, इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियेजेज। नहीं, याद करो, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज, इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते चलिए आप आपसे कितना करेक्ट हुआ है या आप कितना कर सकते थे, दोनों देखना है, ठीक है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल रिप्रेजेंट्स, बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ तो किसको, ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन को, समजात अंग को। नहीं, होमोलोगस ऑर्गन को या समजात अंग को। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएसडीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। याद करो, जब पीसीआर करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं ना, याद है, बोलो। डीनेचुरेशन करते हैं, एनिलिंग करते हैं, और क्या होता है उसमें, हाँ, एक्सटेंशन होता है। तो एनिलिंग के प्रोसेस में हम लोग प्राइमर्स को जोड़ते हैं, याद है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग प्राइमर कहते हैं, उसको जोड़ते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए एनिलिंग, तापानुशीतन। क्लियर हो रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ आप लोग। आगे बढ़ते चलिए, निम्नलिखित में से देखो, ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि आप ईमानदार बने रहिए और मेहनत करते रहिए। कैसे प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे, परेशानी में तो अब तब आते हैं ना जब आपके अंदर बेईमानी छिपी होती है। अपने माँ बाप से, अपने टीचर से और खुद से आप क्या कहते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं। आपका सारा समय चला जाता है 3-5 खेल कूद में, तब वैसे बच्चों से प्रश्न जो है वो नहीं बन पाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। ये देखो, थोड़ा सा फिर तुमको घुमा रहा है, पढ़ा हुआ प्रश्न, सबसे आसान प्रश्नों में से एक, लेकिन क्या आपको घुमा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ आरटीडी। अब देखो, आरटीडी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहां से ये तूफानी क्वेश्चन आया है। आरटीडी ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्या हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, बोलो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपको घुमाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आरटीडी। अब कैसे पकड़ते हैं हम लोग, ऑप्शन से, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है। वेक्टर, हाँ होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, याद है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यस जरूरत पड़ता है। पॉलीमरेज एंजाइम जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत नहीं है, इंट्रॉन्स का, याद है ना। इंट्रॉन्स कहां पढ़े थे हम लोग, याद करो, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ये पढ़ा था आपने जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है, एमआरएनए, उसमें पढ़ा था। क्लियर है ये। तो यहाँ पे किसका संबंध, किसका रिलेशन नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, इंट्रॉन्स का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू, देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टैक पॉलीमरेज किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, याद करो, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस, याद है। टैक पॉलीमरेज किससे मिलेगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस से। तो आंसर लगा देना ए। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जरूर मैं सहमत हूं, कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। आपको तो 70 में 35 करना था ना, सारे के सारे आपको सही होने चाहिए थे। अगर 5-7 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपके स्कोरिंग पे, कोई फर्क नहीं है। आपको तो 35 ही करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं दिया गया आपके सिलेबस में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये नहीं मनाया गया, बच्चा सही लगाया है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका 35 नंबर नहीं आएंगे, आएंगे। देखते चलते हैं, अब खुद अंदाजा लगाओ ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन मिले हमको जो हमने नहीं पढ़ा है, शायद 1 या 2। देखते चलिए,
एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। कल ही के क्लास में हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बताया था एमनियोसिंथेसिस से में किसका डिस्कशन होता है, किसका एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, किसका विश्लेषण होता है बोलो। इसमें विश्लेषण हम लोग करते हैं एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, नहीं एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड ए एंड बी, हम लोग विश्लेषण करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल होते हैं फीटस के, और उनका स्टडी करके हम लोग क्या करते हैं बताओ, उनका स्टडी करके हम लोग पता करते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉपर टी का क्या कार्य होता है, याद करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो देखना इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। कितना बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, नहीं कितना बार कराया गया है। अगर आप 35 स्कोर नहीं करते हैं ना तो ये मुझे निराश करता है कि आपने कैसे नहीं किया 35। क्वेश्चन देखते जाते हैं। जेनाइटल वार्ड स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जेनाइटल वार्ड किसके द्वारा फैलता है? पैपिलोना वायरस, नहीं एसटीडी हम लोग नहीं जो पढ़ा है उसमें एक ये एसटीडी है जेनिटल वार्ड, और किससे होता है ये? पैपिलोना वायरस से। आंसर लगाएंगे डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 70 में 35 बनाना है तब क्या समस्या है? डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करती है, मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, नहीं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किसका उपयोग करती है? क्लोनिंग वेक्टर का, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज और डीएनए लाइगेज का, नहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, या सभी का? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये ऊपर जो दिए गए हैं इन सब का यूज किया जाता है। डी आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिक अभ्यांतरिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बताओ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया याद है? ई कोलाई से हम लोग किसका उत्पादन करते हैं? अगर याद ना या आ रहा हो तो मैं याद दिलाता हूं, इंसुलिन का उत्पादन करते, याद है? ह्यूमन इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या ह्यूमलिन पढ़ा हुआ था बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में। धीरे धीरे सब याद आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए के छोटे खंडों को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, याद है ना? तब ना हम लोग जो प्लाज्मिड और उसको मिला करके क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज को मिला करके और फ्रैगमिड बना रहे थे, बड़ा सा वेक्टर जो बड़े डीएनए सेगमेंट को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बताओ खुद से आप। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? ये होगा फ्रैगमिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा द्वारा उत्पादित? देखो ये क्वेश्चन है नहीं जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, और ये आपके रेंज के बाहर का क्वेश्चन है। हम लोग पढ़े हैं कि इको R1, याद करो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एंजाइम इको R1 जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, जब वो डीएनए को कट करता है तो याद करो क्या बनता है? स्टिकी इंड बनता है, याद है ना? स्टिकी इंड्स बनते हैं। यहाँ बोलता है कि स्टिकी इंड नहीं, ब्लंट इंड, सीधा सीधा काट देगा, और काट देगा तो जो डीएनए के खंड हैं वो जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पर एंजाइम का नाम इको R5 है। ठीक है, तो आपको ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मिला जो आपका देखा हुआ नहीं था। ठीक है ना, इको R5 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? ध्यान रखना है, इन सीटू कंजर्वेशन का कौन सा तरीका नहीं है? बोलो। बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा नहीं है? इन सीटू कंजर्वेशन। बोटानिकल गार्डन याद है ना, कल भी बता रहा था, ऑफ साइट कलेक्शन में आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? आंसर होना चाहिए बोटानिकल गार्डन। अब बोलेगा कि नहीं बना है मेरे से, तो समझ लो कि और मेहनत की आवश्यकता है, और मेहनत करना होगा।
बड़ा आदमी बनने के लिए, कंपटीशन पास करने के लिए बाबू हड्डी गलाना पड़ेगा, दधीची बनना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? चलो, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन, अब देखो बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण, शुद्ध रेखा, देखो मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, प्योर लाइन, कई सारे लोग हैं प्योर लाइन आंसर करेंगे, लेकिन इमैस्कुलेशन हम लोग किसके लिए करते हैं? याद है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं? तो बाइसेक्सुअल जो पेरेंट प्लांट होता है, दो प्लांट जो चुनते हैं बाइसेक्सुअल, उसमें से एक का एंड्रोसियम या स्टामेन या एंथर काट करके आर्टिफिशियली हम लोग प्लांट से अलग कर देते हैं। क्यों अलग करते हैं? सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। अब देखो जरा सा, जब सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन करते हैं तो प्योर लाइन का विकास कहां से होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ जाओ। मिमिक्री की उपयोगिता है। मिमिक्री यूजफुल फॉर, देखो प्रोटेक्शन के लिए मिमिक्री का यूज होता है। नहीं, जो कई सारे इंसेक्ट्स हैं वो मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं खुद के सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, खुद के सुरक्षा के लिए, शिकारियों से खुद को बचाने के लिए, नहीं, या फिर कई बार पोलिनेशन वगैरह के लिए भी। चलो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर लगाना प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, माइकोराइजा। कवक मूल मतलब माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में? फंजाई और प्लांट के जड़ों के बीच में, प्लांट के रूट्स के बीच में। इतना आसान क्वेश्चन, हाँ, और आप छाती पीटते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं आप, ठीक से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, पारस्परिक आश्रय होता है, म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन। ये थोड़ा सा ऑप्शन इसका इधर उधर है, इधर उधर मैं बोलूंगा। ई कोलाई तथा ह्यूमन, ये जो संबंध है इन दोनों के बीच का, म्यूचुअलिज्म में हम लोग एग्जांपल ये 12th में पढ़े नहीं है, ठीक है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य के, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। बात समझ आ रहा है? तो यहां पे आंसर हम लगाएंगे ए, पारस्परिक आश्रय होता है, ई कोलाई एंड ह्यूमन। अगला नेक्स्ट देखो तो, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन का पीएच, एसिड रेन इज बिलो, पीएच पूछ रहा है आपसे, किसके नीचे पीएच होगा बताओ? 5.6 के, 6 के, 6.5 के, 7 के, आपको पता है ना 5 के नीचे, 4 और 5 के बीच में। अब दिया है कोई 5 दिया नहीं, 5.6 ही मिनिमम है, तो आपको क्या आंसर चुन लेना है यहां पर? बोलो, आपको आंसर चुन लेना है 5.6 के नीचे। समझ आया? देखो यहां देखते हैं बाबू, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, देखो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ठीक नहीं, जरा समझना। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है, इधर में देखते हैं। हिंदी वाला ऑप्शन यहां देख लेगा, यहां पे इंग्लिश वाला ऑप्शन लगा हुआ है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या क्या होता है बताओ जरा सोच करके। फोटोकेमिकल स्मॉग में O3 होता है, ओजोन होता है ना जी, हाँ, O3 होता है, ओजोन प्लस पैन होता है, पैन, हाँ, और प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्पेशली। अब देखो जरा सा, ये फोटोकेमिकल स्मोक हम लोग लिखे। अब क्या है कि इसमें ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, SO2 पैन स्मोक सवाल नहीं है, SO3 पैन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, SO3 तो यहाँ लिखा नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक में, O3 लिखा है, SO2 CO2 हाइड्रोकार्बन होगा ही नहीं, O3 SO2 हाइड्रोकार्बन होगा नहीं। मजबूरी में हमको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, खुद आप डिसाइड कर लीजिए। बोलो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए हम लोगों को? हाँ, हम लोग ऑप्शन चुनना चाहिए, बताओ कौन सा? बी। क्लियर हो रहा है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये भी आपको नहीं पढ़ाया है। कैपेसिटेशन, मुझे लगता है कि ये 35वां क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जो आपके रेंज के बाहर जा रहे हैं। कैपेसिटेशन कहां होता है, ध्यान रखना। कैपेसिटेशन मतलब होता है मेल गैमेट के मूवमेंट में वृद्धि होना, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आंसर लगाना बी,
अब बताओ 35 में अगर 30 स्कोर कर रहे हो, बात समझ आ रही है, तो 5 के आगे बाकी 35 में नहीं होंगे। देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया तुम्हारा अगला क्वेश्चन आसान सा। एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, सौजीवी संबंध में होता है? एजोला एनाबेना, याद है ना, एजोला एनाबेना। चलिए तो हो जाएगा इसका आंसर बी। बच्चा सही लगाया है नहीं? देखते चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अरे आगे बड़ा एग्जाम आने वाला है ना, नीट आने वाला है, घबराओ मत। देखो टैपेटल कोशिका दर्शाती है, टैपेटल सेल, ये परसों के क्लास में कराया था, अभी यूट्यूब पर होगा, जाके चेक कर सकता है। टैपेटल सेल बताओ ये किसको दर्शाता है? टैपेटल सेल में क्या क्या मिलेगा हमको? टैपेटल सेल में मिलता है इंडोमाइटोसिस और पोलीप्लॉइडी, डिटेल में समझाया था, जाके चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु नाम बड़ा खतरनाक है। मेगास्पोर मदर सेल, नहीं, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है याद है? मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगा मियोसिस से, तो क्या बना देगा बताओ? जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा मेगास्पोर। कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है? एक सिंगल में मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होता है तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 डिजेनरेट होते हैं, एक फंक्शनल रहता है, और उसी से आगे चल करके एम्ब्रियो सैक का विकास या डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ? ये देखो मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, द ऑस्ट्रेस साइकिल प्रोसेस्ड बाय फीमेल एनिमल, मंकी, ह्यूमन, ए एंड बी, काऊ। आप तो आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि इसमें आंसर हमको क्या लगाना चाहिए? काऊ लगाना चाहिए, गाय। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, याद करो एक्रोसोम किससे बनता है? एक्रोसोम याद है? एक्रोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से, कुछ याद हो तो बताइए। एक्रोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से, क्लियर है ना? याद है? मिडिल पीस में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। नेक में क्या रहते हैं? सेंट्रियोल रहते हैं। सब आपको पता है। हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं, बताओ 40 में 35 बन रहा है या नहीं बन रहा है? वो जितना बच्चा जो दुखी हो गया मेरे सामने तो कान उड़ाए थे मार के, मेहनत नहीं करने के लिए। एक बार मिला है आदमी का लाइफ, आदमी का जीवन एक बार मिला है, ईमानदार बनो, समझाया? मेहनत करिए, अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत समय है आपके पास। और जिन बच्चों का अच्छा गया है उनको तो बधाई। ठीक है, चलो। मनुष्य में ऑपरा का निर्माण होता है, ऑपरा मतलब प्लासेंटा का निर्माण होता है। कोरियन, याद है ना, कोरियोनिक बिलाई और एलेंटोइस, इसमें 41 का डी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेल गैमेट इज फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ, याद है? मेल गैमेट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पहले तो ये सोचना है। वो बनते हैं पोलन ग्रेन्स में, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। पोलन ग्रेन्स जो मैच्योर होते हैं, परागकण में 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। अब खुद आंसर करिए कौन सा सेल डिवाइड करके, विभाजित होकर के मेल गैमेट का निर्माण करता है? जेनरेटिव सेल, याद है ना, जेनरेटिव सेल। तो आंसर लगाना सी। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन लाइनिंग ऑफ यूटेरस, कहता है कि यूटेरस में किसका प्रत्यारोपण होता है? मतलब ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियो किस अवस्था में यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होता है। देखो जरा सा, तो मोरूला में, गैस्ट्रूला, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। ब्लास्टोसिस्ट जा करके इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, याद है ना? ब्लास्टोसिस्ट आंसर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, बैठ जाइए नीट के लिए। ठीक है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ह्यूमन इम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन इम्ब्रियो कहां प्रोटेक्टेड रहता है बताओ? एमनियोटिक कैविटी में। कहां प्रोटेक्ट रहता है? एमनियोटिक कैविटी में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु, नहीं देखो ना, भाषा बदल के ऐसा क्वेश्चन देता है ना, द एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब ये क्या है ना, पूछ रहा है आपसे कि जो फॉसिल होते हैं उनके एज का, उनकी आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग सबसे पॉपुलर मेथड है। कौन सा मेथड सबसे पॉपुलर था, बताया था? कार्बन डेटिंग। क्लियर, आगे बढ़ते जाओ। डायनासोर है, डायनासोर्स आर, बोलो बाबू, एक्सटिंक्ट हैं, मतलब विलुप्त प्रजाति हैं कि अभी हैं धरती पर? आप तो तुरंत समझ जाएंगे विलुप्त हैं। नहीं, अब रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, यहां आ गए ना, अभी दो में आ गए, बी और डी में। तो डायनासोर क्या थे? रेप्टाइल थे, नहीं उभयचर थोड़े थे ये थे रेप्टाइल। देखो तो कितना है आसानी से हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं, रेप्टाइल्स थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेनोजोइक युग, सेनोजोइक एरा इज नोन फॉर, आपको एक चार्ट दिया था, याद है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, आप लोगों को याद नहीं रहा होगा। सेनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स में टिक भी किया हुआ था। सेनोजोइक एरा क्या है? उस एज में मैमल्स का विकास हुआ था और कुछ फ्लोरा, आधुनिक फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, प्लांट। आंसर लगाना ए। पढ़ते चलो। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? याद है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तुरंत ध्यान आ जाएगा। आरएनए से जो डीएनए बनते हैं इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जो डीएनए बनता है उसको क्या कहते हैं? डीएनए जो बनता है उसको बोलो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए कहते हैं। क्लियर, आगे भागो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम है? इंडोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज या फिर टैक पॉलीमरेज? बताओ जल्दी से। पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? पीसीआर में यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज का, जो थर्मस एक्वेटिकस से, जो थर्मस एक्वेटिकस से क्या होता है? निकाला जाता है। बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जयांग में स्त्री के शरीर से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? व्हेन कार्पेल इज अटैच्ड टुगेदर इन अ गायनेसियम, याद है? जब कार्पेल फ्यूज होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तब ऐसे गायनेसियम को हम लोग कहेंगे सिनकार्पस। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का शुरुआती कॉन्सेप्ट है ये, याद है ना? सिनकार्पस कहेंगे। 35 क्वेश्चन नहीं बन रहा है इन लोगों से, कान उड़ा देंगे मार के सामने दिखा तो। आगे बढ़ो। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। इन ह्यूमन रिंगवर्म डिजीज इज कॉज्ड बाई, मनुष्य में रिंगवर्म किसके कारण से होता है? बताओ। हाँ, फंजाई के कारण, याद है ना? फंजाई के कारण, कवक के कारण। याद करना वो 3 फंजाई का नाम अब दिमाग में चलाना। अब आज क्या खाक चलाओगे तुम लोग, तो हिंदी का एग्जाम है। आगे बढ़ो, हिंदी उर्दू का एग्जाम है। एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन देखिए पहले। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस इज, बताओ। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है? ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। निम्न से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। इतना फेमस है ये राइजोबियम, इसमें क्या सोचना है? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम। आंसर लगा देना ए। ठीक है, नहीं बच्चा गलती किया, सीडोमोनास भी चुन लिया। सीडोमोनास क्या करता है, याद है? ये तो नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं ना, नाइट्रेट, उनको तोड़ता है नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे राइजोबियम। चलो ये वाला आंसर था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया ऑब्जेक्टिव में हम लोग किए हुए थे फ्रैंकिया को। फ्रैंकिया क्या होता है बताओ? फ्रैंकिया बायो फर्टिलाइजर होता है। फ्रैंकिया होता है बायो फर्टिलाइजर। आगे बढ़ते हैं। जब बोला जाएगा कि सिर्फ नोट्स पढ़ो, नहीं समय मिले थोड़ा एनसीईआरटी देखो, तो मिसाइल खोजेंगे, तरह तरह का मिसाइल खोजते हैं, तो लो खोजो मिसाइल। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है अगेव, नागफनी। ए और बी दोनों। ट्रापा, ट्रापा तो जलीय पौधा है। अगेव और नागफनी
मतलब ऑगेवन और पुंसिया दोनों में ही जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होता है। आंसर लगा देना ए और बी, ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेल क्रमक होता है। ये क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा आप लोगों के रेंज से अलग जा रहा है, बाहर नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आपसे अलग जा रहा है ये क्वेश्चन। लिथोस्फीयर, अब ये क्या है ना, या तो स्कूल में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ऐसे देखना लिथोस्फीयर ये क्या होता है वो बताओ। तो ये हमारी अर्थ है, नहीं, अर्थ में एकदम भीतर में कोर, फिर उसके ऊपर से मेंटल का लेयर, नहीं, और तब ये हमारा जो है सरफेस होता है। तो जो सरफेस वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा मिला करके मेंटल वाला भाग और बनता है लिथोस्फीयर, ठीक है ना। इसमें रॉक्स वगैरह होते हैं, इसमें सॉइल इसी से बनता है। तो अब क्या है कि पूछ रहा है कि लिथोस्फीयर में क्या होता है, लाइफलेस होता है, नेकेड रॉकी रीजन्स होते हैं, बोथ एंड बी, मतलब जीव रहित होता है, नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है। तो नग्न चट्टानीय प्रदेश कहें और जीव रहित कहें तो दोनों तो एक ही चीजें हो जाएंगी। तो मजबूरी में हमको आंसर क्या चुनना पड़ेगा, सी। यहां पे आंसर चुन लेना सी, ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। हुलॉक गिब्बन इज फाउंड इन, हुलॉक गिब्बन कहां पाया जाता है, सुनना। ये ना हुलॉक गिब्बन क्या होते हैं, ये होते हैं मंकीज, ठीक है, और ये इंडिया में आसाम में मिलते हैं, इंडिया में आसाम में, असम में मिलते हैं। अब याद करो, असम में इसमें से कौन सा नेशनल पार्क होगा, गिर है, हजारीबाग है, कॉर्बेट है, या काजीरंगा है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम में है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है, काजीरंगा अब बर्ड सेंचुरी एरिया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीलॉप। एंटीलॉप क्या होते हैं बाबू, वो जो 12 सिंघा होते हैं हिरण जैसा, उनको हम लोग एंटीलॉप भी बोलते हैं। तो व्हाट इज एंटीलॉप, अब यहां पे देखना, एंटीलॉप जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। याद है ना, काला हिरण का सलमान खान शिकार किए थे तो जेल जाने का नौबत था। तो ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। हम लोग नोट्स में काला हिरण लिखा हुआ था, ब्लैक डियर लिखा हुआ था। चलिए बारहसिंघा जैसा, हाँ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। रेड डेटा बुक में किसको किसको लिस्ट किया गया है, वल्नरेबल स्पीसीज किया गया है, इंडेंजर्ड किया गया है, और थ्रेटेंड में तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड सब आते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे भागो, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है, तो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, दिया नहीं है। दूसरा क्या है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये चारों ऑप्शन गलत हैं, समझ रहा ना, ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो देख लो, अब जाकर के क्लेम कर देना। विश्व संरक्षण दिवस ये है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, इसका पूरा क्या होना चाहिए, विश्व प्रकृति संरक्षण, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मनाया जाता है 28 ऑफ द जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को। ये क्वेश्चन इधर उधर से आ गया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट, रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज कॉल्ड। अब देखो यहां पर फिर से, यहां पर आपको खुद से आंसर खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर आपको खुद से आंसर खोजना पड़ेगा। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन एग्लूटिनेशन होता है, याद करो, याद है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एग्लूटिनेशन। यही ना हम लोग पढ़े हुए हैं, एग्लूटिनेशन। लेकिन यहां तो दिया नहीं है एग्लूटिनेशन, तब क्या करें हम लोग, देखो जरा सा। तो क्रायोबायोलॉजी तो होगा नहीं, क्रायोबायोलॉजी तो हम लोग जब टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे। एंजियोलॉजी नहीं होगा, हेमाटोलॉजी ब्लड का स्टडी है, सेरोलॉजी,
सबसे जो क्लोज ऑप्शन बन रहा है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के स्टडी के लिए, वो बन रहा है सेरोलॉजी। नहीं, सीरम, ब्लड सीरम जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे एंटीबॉडी एंटीजन का क्या होगा, इंटरेक्शन या पारस्परिक क्रिया होगी, तो यहां पे आप ए ऑप्शन रखेंगे। नेक्स्ट कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया के कारण होता है। यह हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। नहीं, बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? नहीं, पेयर ऑफ वायरल डिजीजेज याद करो, वायरल डिजीज में ये एड्स एंड सिफिलिस, मीजल्स एंड रेबीज, टेटनस एंड टाइफाइड, whooping कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस। मीजल्स तथा रेबीज, बोलो, मीजल्स और रेबीज ये दोनों क्या है, वायरल डिजीज हैं। बी आंसर होगा। ये लिस्ट उठा के देख लेना, लिखाया गया होगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का एक चार्ट है, वहां से उठाया है क्वेश्चन। पूषा सुब्रा किसकी किस्म है? बच्चा सही आंसर लगा गया है। पूषा सुब्रा फूल गोभी, नहीं, कॉलीफ्लावर का एक वैरायटी है। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में जाकर के देखना, चार्ट बनाया हुआ है, वहां पे दिया है। मिसाइल पढ़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी और नोट्स नहीं पढ़ेंगे। देखते चलिए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, बोलो, प्लांट का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा? बिना फर्टिलाइजेशन के तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब ग्राफ्टिंग तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप क्या है? ग्राफ्टिंग। तो हमको आंसर क्या लगाना चाहिए यहां पर? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रिटिकम एस्टिवम याद है, हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? उसमें क्रोमोसोम की संख्या 42। कई लोगों को याद नहीं होगा, क्रोमोसोम की संख्या होती है 42 ट्रिटिकम में। चलो, हेक्साप्लॉइड होता है ये। शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल है, ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। शरीर में एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज जो एंजाइम है, वो कहां बनता है शरीर में? याद है, बोला था कि इम्यून सिस्टम के बढ़िया से काम करने के लिए एडीए एंजाइम का जरूरत पड़ता है, और इम्यून सिस्टम के लिए जो सेल है उत्तरदायी, वो है लिम्फोसाइट्स। तो शरीर में एडीए का उत्पादन कौन करता है? द प्रोडक्शन साइट फॉर एडीए इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एडीए। कुछ क्वेश्चन का आंसर ना अपने इंटेलिजेंस से देखो, ये सीधा क्वेश्चन जो आपको कराया गया है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एन एंजाइम यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस एंड एंटासिड यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा। याद है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो जैविक उत्पाद आपको पढ़ाया था, कहां पर पढ़ाया था बताओ? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? ये भी देखो एक क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा सा आपके रेंज के बाहर है ये क्वेश्चन। हाइब्रिडोमा ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल बॉडीज, एक ही टाइप के एंटीबॉडीज का संश्लेषण या सिंथेसिस करने के लिए हाइब्रिडोमा का यूज किया जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आंसर होगा सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल बॉडीज। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लो और मन में सोच लो कि क्या मेरे से 35 क्वेश्चन नहीं होता? बिल्कुल होता। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? धान का खेत, पशु, दीमक नहीं बताया था, लेकिन इनमें सभी है ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। मीथेन गैस का को रिलीज कौन कौन करते हैं? राइस फील्ड करता है, टर्माइट्स भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऐसे भी राइस और कैटल पता है, तो क्या आंसर लगाना होगा हमको? ऑल ऑफ
दीज आंसर लगाना होगा। तो ये आपके हो गए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70, आप देख लीजिएगा। जहां तक 2 नंबर और 5 नंबर वाले 2 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का अगर ये है कंसर्न है, तो आप क्या कर सकते हैं, कल का क्लास जो 3 घंटे का चला था मैराथन, आप जाकर के चेक करिएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी 3 घंटे की क्लास में है, डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी से मेरे पर विश्वास किए होते तो जो मैं लिखा था 70 में 70, वो कहीं से झूठ नहीं था। झूठ बोलने की आदत मेरी है नहीं, और आपको मेरे पे विश्वास करना चाहिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।